हेलो दोस्तों, मैं अपनी अगली प्रस्तुति भारतीय संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आइए अध्ययन शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सबसे पहले आप ये समझें कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विवेचना की गई है। इन निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अपनाया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था प्रस्तावना वाले वीडियो में कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है या तत्व जो है वो नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाने के संवैधानिक उद्देश्य के अंतर्गत राज्य के प्रति निर्देश के रूप में संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह उल्लिखित है कि देश के प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अपेक्षा यह है कि राज्य नीति निर्माण के क्रम में इन निर्देशों का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि पहला, इन निर्देशों को लागू करना राज्य अर्थात सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, पहले आप ये समझ लें। और दूसरा कि न्यायालय भी इन निर्देशों को लागू करवाने के लिए राज्य को बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये निर्देश न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 में यह बात कही गई है। अब ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया था क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक ढांचा ऐसा नहीं था कि इन निर्देशों को लागू करवाने हेतु बाध्यकारी प्रावधान किए जाएं, जैसा कि मौलिक अधिकारों के संबंध में किया गया था। इसलिए इसे राज्य शासन के लिए निर्देश के रूप में रखा गया और अपेक्षा की गई कि परिस्थितियों के अनुसार सरकारें इसे लागू करने हेतु समुचित प्रावधान करेंगी। कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में जानकारी कर लें हम। पहला कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अनुच्छेद 38 में यह बात लिखी गई है। इसी तरह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 क, इसमें कहा गया है। तीसरा, राज्यों के संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, आर्टिकल 39 ब। और चौथा, संसाधनों का कुछ हाथों में केंद्रीकरण का प्रतिषेध, मतलब इसे रोकना, ये अनुच्छेद 39 में यह बात कही गई है। आप यह जान लें कि देश के भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और इसका संकेंद्रण कुछ खास व्यक्तियों के हाथ में रोकने से संबंधित जो निर्देश हैं वह 39B और 39C में लिखे गए हैं। यह काफी महत्वपूर्ण निर्देशक सिद्धांत है। आगे बढ़ें। ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 इसका प्रावधान करता है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, अनुच्छेद 41 में इस बात की विवेचना की गई है। सातवां है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, अनुच्छेद 43 में यह बात का उल्लेख है, इस बात का उल्लेख है। समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में यह बात कही गई है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, अनुच्छेद 45 में यह बात कही गई है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में यह बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 51 में यह बात कही गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देशक सिद्धांत हैं जिस संबंध में सरकारें कानूनों का निर्माण कर चुकी हैं और बहुत सारे कानून अभी बनाए जाने हैं। अब प्रश्न यह है कि निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य आखिर क्या था? तो इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराते हुए एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
आर्टिकल 38। लेकिन प्रश्न यहाँ यह उपस्थित होता है कि इन निर्देशों को लागू करना न तो सरकार के लिए बाध्यकारी बनाया गया है और ना ही न्यायालय इस संदर्भ में कोई निर्देश जारी कर सकते हैं, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ऐसे में फिर इन निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता क्या है? तो यह बात आप याद रखें कि भारत में सरकार की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत आवधिक आधार पर प्रत्येक 5 वर्षों में जनता अपने प्रतिनिधियों अर्थात सरकार का चुनाव करती है। ऐसे में सरकारों को अपने शासन का औचित्य सिद्ध करने के लिए लोक कल्याणकारी इन निर्देशों को लागू करना बाध्यकारी बन जाता है। स्वतंत्रता के बाद से सरकारों ने इन निर्देशों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है और बहुत सारे निर्देशों को कानूनों के माध्यम से लागू किया गया है। ये बात आप याद रखें। राज्य ने भौतिक संपदा के न्यायपूर्ण वितरण, पंचायती राज, कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ग्रामीण जनता के जीवन स्तर का उन्नयन, समान कार्य के लिए समान वेतन और अन्य कई सारे निर्देशों को लागू करने के लिए कानून बनाए हैं। इस बात की जानकारी आप लोगों को होगी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा की गई। इसमें संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 31 ग 31C जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C जो भौतिक संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है, निर्देश देता है कि इनसे संबंधित निर्देशों को लागू करने वाले कानूनों से यदि अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी होता है तो वे न्यायिक विनिश्चय से मुक्त होंगे। इस संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण बात आप जान लें कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का एक मुकदमा जो उच्चतम न्यायालय में 1980 में आया था, उसमें न्यायालय ने अधिकथित किया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग करके नहीं देखना चाहिए। न्यायालयों का भी दृष्टिकोण ये रहा है कि बहुत सारे कानूनों को जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के संबंध में थे और उनसे मौलिक अधिकारों का हनन भी होता था, विशेष करके अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का नागरिकों के, तो उन्होंने इसे विधिमान्य घोषित किया है। अर्थात न्यायालयों का भी इन निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने संबंधी कानूनों के प्रति सकारात्मक रुख रहा है। ये बात आप याद रखें। अब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या संबंध है, इस पर हम चर्चा करें। तो मौलिक अधिकारों का अनुपालन राज्य अर्थात सरकार के लिए बाध्यकारी है और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में ऐसी व्यवस्था नहीं है, न तो यह सरकार के लिए बाध्यकारी है और ना ही इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय कोई बाध्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं, जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार राज्य के लिए वस्तुतः निषेधाज्ञाएं हैं अर्थात नकारात्मक हैं, जिसमें राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह क्या नहीं करे और क्या करे। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश हैं, अर्थात सरकार को इनके माध्यम से सामाजिक आर्थिक न्याय के आदर्श को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। तीसरा, कि मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनीतिक है, जबकि निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। चौथा, मौलिक अधिकारों के माध्यम से देश के नागरिकों को सशक्त किया गया है, अर्थात नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत राज्य को निर्देश के रूप में है और यह अपेक्षा की गई है कि राज्य अपने कर्तव्य के रूप में इन निर्देशों का अनुपालन करें। पांचवा, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में विरोध होने पर मौलिक अधिकारों को प्रमुखता प्रदान की जाती है।
हालांकि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कथित किया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग करके नहीं देखना चाहिए। इस बात पर भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अब मौलिक कर्तव्यों पर थोड़ी नज़र डालें। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा तत्कालीन यूएसएसआर से प्रभावित होते हुए भारतीय संविधान के भाग 4 में एक नया अनुच्छेद 51 क 51A जोड़ करके मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य इस सूची में शामिल किया गया था। इन कर्तव्यों में जो शामिल हैं वो ये आप एक पर नज़र डाल लें। प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। धर्म, भाषा या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करे। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी सुरक्षा करे। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करे। मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। हिंसा से दूर रहे और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। राष्ट्र के विकास एवं उत्कर्ष में योगदान करे। प्रत्येक माता पिता या संरक्षक 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को कानूनी रूप से अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। यह 11वां कर्तव्य जो है वह 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा शामिल किया गया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलिक कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसके बावजूद कई अवसरों पर न्यायालयों ने किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का प्रवर्तन इस आधार पर करने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगती है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी अगली प्रस्तुति आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।